Until he attains the age of actual or legal puberty, he lacks the capacity of for execution. To facilitate matter, this child is made liable by the Sharia only for those obligations that he can meet. Deficient capacity for execution is assigned to a non-pubescent who possesses some discretion, or to a matu who has attained the puberty yet lacks complete mental development. Now the legal capacity of minor we are discussing here. सबसे पहले बात तो ये है कि जब कोई बच्चा इस दुनिया में आता है तो उसकी जो लीगल कैपेसिटी होती है इट्स सेल्फ कि भाई उसके पास कुछ राइट्स हैं या नहीं है। राइट्स उसके पास होते हैं, उसके पास जो है दोनों चीजें मौजूद होती हैं, ऑब्लिगेशंस भी राइट्स भी। लेकिन क्योंकि उसको उन चीजों को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, यानी अपने राइट्स को अक्वायर नहीं कर सकता और ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म नहीं कर सकता, तो इस दौरान में क्या हो जाता है कि एक लाइक स्टे वाली कंडीशन हो जाती है। जैसे कि कोई किसी केस में हम स्टे ले लेते हैं और चीजें एज इट इज वहां पर जो है वो फ्रीज हो जाती है, फ्रीजिंग कंडीशन आ जाती है। क्यों? इसलिए कि जो उसकी जो बच्चा है उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो अपने राइट्स को परफॉर्म कर सके, सॉरी अपने राइट्स को अक्वायर कर सके और ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म कर सके। इस सूरत हाल में क्या होता है कि इसकी लीगल कैपेसिटी को हम डेफिशिएंट कैपेसिटी कहते हैं, यानी कि अनेबल टू परफॉर्मिंग द ड्यूटीज, अनेबल टू एग्जीक्यूट द राइट्स। अच्छा, अब कहते हैं अब इसके जो सेकंड पैरा था कि डेफिशिएंट कैपेसिटी फॉर एग्जीक्यूशन इज असाइन्ड टू द नॉन pubescent who possess some discretion, or to a mature who has attained puberty yet lacks complete mental development। अब इसमें दो बातें की गई हैं। एक तो ये कि जैसे बच्चा 7 इयर्स का हो जाता है तो उसके पास कुछ डिस्क्रिशन आ जाती है, कुछ उसकी जो है वो अकल भी डेवलप हो जाती है, कुछ उसके अंदर जो है वो मेच्योरिटी भी आ जाती है। लेकिन एक और बंदा है जो प्यूबर्टी की एज को तो पहुंच गया है, लेकिन उसकी जो मेंटल कैपेसिटी है, जहनी जो उसकी जो डेवलपमेंट है वो अभी तक मुकम्मल नहीं है। तो ऐसा शख्स जो कि इंसेन है या मेंटली जो है वो चैलेंज्ड है, तो उस बच्चे को हम कहेंगे कि ये जो है मतूर है। उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है MATUH, जिसके अंदर लिखा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि वो बॉडीली तो डेवलप हो गया है मगर मेंटली अभी तक वो डेवलप नहीं हो सका। The person who possesses deficient capacity is not subject to the khitabe jinaya. He cannot therefore held criminally liable। अब खिताब जिनाया जो है वो ये क्या है? क्रिमिनल लायबिलिटी है, यानी अगर कोई किसी शख्स से कोई क्राइम होता है तो उसके ऊपर जो लायबिलिटी डेवलप हो जाती है, यानी उसको सजा और जजा जो दी जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी डेवलपमेंट दी जा सकती है। अब अगर कोई माइनर है और वो अभी जो है बच्चा है और अभी तक जो है उसने प्यूबर्टी अटेंड नहीं की है और उसके अलावा वो उसकी उम्र कम है, तो उसके ऊपर किताब जायना जिनाया यानी कि उसके ऊपर क्रिमिनल लायबिलिटी जो है वो डेवलप नहीं हुई और उसको जो है लायबल नहीं किया जा सकता फॉर द पर्पस ऑफ क्राइम और फॉर द पर्पस ऑफ पनिशमेंट। आगे कहता है कि द रीजन बीइंग that the kitab jinaya is applicable to that person alone who comprehends the kitab fully, this based on the principle of legality in Islam। यानी इस्लाम के अंदर जो है ना ये लीगैलिटी नहीं डेवलप होगी। अगर हम किसी बच्चे के खिलाफ को क्रिमिनल लायबिलिटी डेवलप करना चाहें तो इट इज नॉट पॉसिबल, वी कैन नॉट डेवलप इट। और जो छोटा बच्चा है उसको एग्जम्पशन हासिल है, यानी उसने अगर कोई, जैसे हम कहा जाता है कि अगर हमारे पास पाकिस्तान पैनल कोड आप पार्ट 3 में पढ़ेंगे, उसका एक बाकायदा सेक्शन है वहां मौजूद है, जनरल एक्सेप्शंस का चैप्टर है, उसके अंदर सेक्शन मौजूद है। उस सेक्शन के अंदर ये क्लियरली लिखा है कि इफ अ क्राइम हैज बीन कमिटेड बाय अ माइनर लेस देन एज ऑफ द 7 years then he has committed no crime। इसी तरह इस्लामिक ये इस्लामिक प्रिंसिपल है कि 7 साल से अगर कम उम्र के बच्चे से कोई क्राइम अगर जो है वो होता है या उससे कोई गलती हो जाती है तो वो इसी तरह समझी जाएगी कि ये जो है उसने कोई भी क्राइम नहीं किया या कुछ उसने कोई भी गलती नहीं की। अच्छा, अब 7 साल तक के बच्चे के लिए तो ये रूल है,
अब 7 साल से ऊपर के बच्चे के लिए क्या रूल है, क्योंकि हम कह रहे थे कि जब बच्चे की उम्र 7 साल हो जाएगी। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं कि 7 इयर्स तक क्या होता है कि जब बच्चे की एज जो है वो 7 इयर्स हो जाती है तो उसके ऊपर जो है अप टू सम एक्सटेंट लायबिलिटीज जो है वो डेवलप हो जाती है। विद रेस्पेक्ट टू द इबादत, अगर हम इबादत की बात करें तो क्या होगा, इबादत के अंदर जो है 7 इयर्स के बाद बच्चे के ऊपर हम कहते हैं कि नमाज फर्ज हो जाती है। इसी तरह से इबादत के अंदर क्या है कि विद रेस्पेक्ट टू द इबादत देयर आर डिटेल्ड डिस्कशन whether the kitab is addressed to the Sabi and Madhu or by way of nadab, recommendation or khair choice, or whether it is the address to them at all. There is no dispute that there is reward sawab for such person for the performance of the ibadat. अब जब इस बात पर डिटेल से डिस्कशन की गई कि जनाब जो शख्स मेंटली चैलेंज्ड है वो, अगर कोई बच्चा है 7 साल का है छोटा है वो, और उसके अलावा जो है कोई शख्स जो है ऐसा है कि जिसको मतलब जिसकी अकल जो है वो इतनी खास डेवलप नहीं है, तो उसका क्या सिलसिला होगा इबादत के लिए। तो उसके लिए जो है क्या क्या उसको चॉइस दी जाएगी, रेकमेंडेड उसके लिए होगा, रेकमेंडेड एक्ट है कि वो सवाब के लिए जो है इबादत करे। तो इसके ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं है। तमाम जितने भी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उन सबका कहना, उन सबका मानना ये है कि क्योंकि सवाब है हर नेकी करने का, तो इसलिए अगर इस उम्र का बच्चा यानी 7 साल का बच्चा, उसके ऊपर हम कहते हैं कि जनाब अगर उसका रुश्द यानी उसकी अकल डेवलप्ड है तो उसको जो है वो अब कहना है कि जनाब आपने इबादत करनी है, अब आप बड़े होते जा रहे हैं तो उसको एहसास दिलाना है, ठीक है। अगर वो अपनी इबादत परफॉर्म करेगा तो उसको सवाब मिलेगा, और अगर नहीं परफॉर्म करेगा तो ये उसके लिए अप टू सम एक्सटेंट उसको डिस्क्रिशन दी जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ उसको बार बार कहना है जो जिसकी रुश्द डेवलप हो रही है, और जो मेंटली चैलेंज्ड है अगर तो उसको इबादत की बात समझ आती है और वो इबादत करता है तो उसके लिए सवाब है, अगर वो नहीं करता तो उसकी अगर अकल इतनी नहीं है कि वो नहीं समझ पाता इस बात को, तो अप टू सम एक्सटेंट उसके लिए डिस्क्रिशन है, यानी उसके लिए इस मामले के अंदर क्या है कि सख्ती नहीं है बल्कि सॉफ्टनेस है इस्लाम के अंदर, यानी नरमी दिखाई है। The Hanafi treat issue legal capacity of the minor in a somewhat different way. Our major our major concern here is for the capacity of such a person for the purpose of transactions. अब यहाँ बात कर रहे हैं legal liability, liability to perform the some duties. तो इस सिचुएशन के अंदर जो उसको हम ड्यूटी परफॉर्म करने का कह रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम देखेंगे कि उसके वो क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकता है या नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को डिस्कस करते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर एस्टैब्लिश्ड अगेंस्ट धीमा of the Sabi, though he cannot meet them personally due to the absence of the capacity for execution. Lawgiver allows his wali and guardian to stand in his place and represent him through a substitutory duty. The Sabi is also liable for the damage caused to another's property and for the maintenance of his wives and near relatives. He is also liable, except in the opinion of the Hanafi school, for the payment of the zakat. All financial transactions are divided into three types for the determination of the liability of discriminating minor. तो सबसे पहले आ गया ए, प्योरली बेनिफिशियल ट्रांजैक्शंस, जिसके अंदर उसको सिर्फ और सिर्फ फायदा होगा, उसमें नुकसान की गुंजाइश नहीं। The transaction falling under this category are acceptance of a gift of sadaqah. These are allowed to the person who has not attained puberty but who can discriminate and has been permitted by his wali guardian to exercise such acceptance.
अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात की जाए तो उसके अंदर जो है वो जो ट्रांजैक्शंस है वो 3 किस्म की होती है। अब क्योंकि एक माइनर जो है वो खुद तो नहीं अपने काम को कर सकता, क्योंकि उसको इजाजत नहीं है कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन खुद एग्जीक्यूट करे, तो उसकी जगह पर जो उसका गार्जियन होगा। अब गार्जियन कौन होगा? गार्जियन जो है नेचुरल गार्जियन जो है वो तो फादर और मदर होगी। फादर और मदर की एब्सेंस में जो कोर्ट के थ्रू अपॉइंट हो गार्जियन, उसे भी हम गार्जियन की उस पर लेंगे। और उसके अलावा या अगर जो माइनर है उसके फादर या मदर ने मरने से पहले किसी को एक गार्जियन के तौर पर अपॉइंट किया होगा तो उसकी लुक आफ्टर करने के लिए, तो वो भी उसको रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इसमें सबसे पहले वो ट्रांजैक्शन आ गई जो कि फायदे वाली है, बेनिफिशियल है, यानी जिससे सिर्फ माइनर को फायदा ही होगा, नुकसान किसी किस्म का नहीं है। तो प्योरली जो बेनिफिशियल ट्रांजैक्शन है, दीज ट्रांजैक्शंस आर अलाउड। इसके अंदर किस किस्म की ट्रांजैक्शंस आती हैं? इसमें सबसे पहले है कि एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट, मींस अ पर्सन who is offered a gift by someone which is totally beneficial, then he can accept through his guardian. अब अगर ये जो बेनिफिशियल यानी कि सबसे पहली कैटेगरी में आ गए ट्रांजैक्शन जिसमें कोई गिफ्ट है या कोई उसको प्रॉपर्टी मिल रही है, तो उसको वो अलाउड है। अब दूसरी कैटेगरी में कौन सी आ जाती है? प्योरली हार्मफुल ट्रांजैक्शन, यानी जिससे उसको सिर्फ और सिर्फ उसकी जो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है उसको नुकसान ही होगा, बाकी फायदा उसको कोई नहीं होना। तो उसमें कौन कौन सी आ जाती है? ग्रांटिंग डाइवोर्स, यानी अगर उसकी निकाह के अंदर, जैसे हमने एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि माइनर को थ्रू गार्जियन अगर उसकी कोई निकाह परफॉर्म हुआ है या उसके पेरेंट्स ने उसके बचपन में उसके रिप्रेजेंट करके कोई निकाह परफॉर्म कर दिया है उसका, तो उसकी जो वाइफ्स है उसको अगर वो तलाक देने का मामला हो गया या फिर यानी कि चैरिटी हो गई और मैन्यूमेशन यानी कि और उसके बाद लोन है, किसी को कर्ज देना हो गया, या फिर उसके अलावा उसमें आ गया गिफ्ट किसी को देना हो गया, या फिर प्रॉपर्टी को ट्रस्ट में देना, या फिर कोई वसीयत वगैरह, या कोई इस तरह का जो है वो मामला आ गए सारे, जिसके अंदर जो है यानी पेमेंट्स करने के मामला सारे, लोन लेना या लोन किसी को देना, कर्ज देना। अब एक माइनर है तो वो क्या है कि वो अपना जो उसका कर्ज है उसको वो वसूल नहीं कर सकता ऑब्वियसली। अब अगर उसके बिहाफ पर उसके गार्जियन को कह दिया जाए कि जनाब आप जो है वो किसी को अगर कर्ज देने का मामला है तो उसको दे दे, तो पता ही चला कि गार्जियन देने के टाइम पे तो दे दे, जब वापस लेने का टाइम आए तो वो बोले भाई मैं तो नहीं ले सकता। तो इसलिए जो है ना इनकी इस तरह की कंडीशंस में या इस तरह की ट्रांजेक्शन्स के अंदर कोर्ट की भी परमिशन नहीं होती कि उसके बिहाफ पर कोई ऐसा एक्ट किया जाए, और इस्लाम में भी इस तरह की जो है वो कोई परमिशन नहीं कि उसके जो है बिहाफ के ऊपर कोई भी शख्स जाए और उसके पैसों से निकाल निकाल के लोगों को कर्जा देना शुरू कर दे, और किसी को नहीं तो खुद को ही दे दे, या फिर उसके पैसों से चैरिटी करना शुरू कर दे, लोगों को सदका देना शुरू कर दे, या फिर उसकी प्रॉपर्टी को वक्फ कर दे किसी पर्पस के लिए, या फिर कोई रिक्वेस्ट कर दे, यानी उसके बिहाफ पर एवं ही कोई वसीयत तैयार करे और फिर उसके बाद उसको खुद को ही रास्ते से हटा दे। तो इस तरह की तमाम ट्रांजेक्शन्स के ऊपर पाबंदी है। जब तक कि बच्चा खुद बालिग नहीं हो जाता या फिर वो अपनी डिस्क्रिशन यानी अपने फैसले करने के लायक नहीं हो जाता, तब तक इस तरह की ट्रांजेक्शन के ऊपर टोटल बिल्कुल पाबंदी है। उसके बिहाफ पर भी नहीं की जा सकती, ना वो खुद इस तरह की ट्रांजेक्शन कर सकता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है तीसरे किस्म की ट्रांजेक्शन। अब जो ये थर्ड ट्रांजेक्शन हैं ये कौन सी है? थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है कि विसिलेटिंग बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसमें आ जाती है ज्यादातर वो ट्रांजेक्शन जिसका ताल्लुक बिजनेस के साथ है, जिसमें से आ गई पार्टनरशिप करना, and other transactions are considered valid if ratified by the wali। अच्छा, इनके अंदर डिस्क्रिशन है। इसके अंदर जो गार्जियन है वो लायबल होगा कि उसके मामले में सही फैसला करे, और फिर वो क्या करे कि उनको अप्रूव करे अगर वो उसके लिए बेनिफिशियल है, यानी कोई पार्टनरशिप करना कहीं फायदे में, उसकी प्रॉपर्टी को सिक्योर करना है। तो इन तमाम जो भी इसकी ट्रांजेक्शन्स हैं उसके लिए अप्रूवल किसकी जरूरत होगी?
सबसे पहले इसके अंदर जो है वो गार्जियन की जो है वो अप्रूवल की जरूरत होगी, लेकिन फिर होगा क्या कि गार्जियन अगर अप्रूवल दे रहा होगा तो आगे चल के लायबल भी होगा। अच्छा, अब ये तो होंगे ही सारी की सारी हमारी ट्रांजेक्शंस जो कि फाइनेंशियल थी। अगर हम क्रिमिनल लायबिलिटी की तरफ आ जाएं, क्योंकि हम कैटेगराइज करके पढ़ रहे हैं। Criminal liability does not exist in the case of person who has not attained puberty because he is not a mukallaf and the wali cannot stand in his place। अच्छा, क्रिमिनल लायबिलिटी में एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि वो सिर्फ पर्सनल होती है। उसमें ये नहीं है कि बाप की जगह बेटे को पनिश कर दिया जाए या फिर बेटे की जगह बाप को पनिश कर दिया जाए या भाई उसकी जगह स्टैंड हो सकता। कोई भी शख्स किसी की जगह क्रिमिनल लायबिलिटी में स्टैंड नहीं कर सकता। तो अगर वो शख्स खुद लायबल है, उसके ऊपर लायबिलिटी डेवलप हो सकती है तो उसको सजा या जजा होगी। अदरवाइज क्या होगा कि इस तरह की किसी किस्म की जो है वो लायबिलिटी डेवलप होगी ही नहीं। तो यही बात इसमें कह रहा है कि एंड द वली कैन नॉट स्टैंड एट इन हिज प्लेस फॉर क्रिमिनल ऑफेंस, punishment being deterrence for the offender himself and not for those who represent them। यानी जो हमारे पास पनिशमेंट की थ्योरीज हैं वो ये है कि पनिशमेंट दी इसलिए जाती है ताकि सामने वाले बंदे को आगे दोबारा क्राइम करने से रोका जा सके या फिर दूसरों को भी रोका जा सके ताकि और लोग भी जो है वो क्राइम ना करें। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जाहिर है डेटरेंस जो है वो तो खुद पर्सनली जो है माइनर के लिए है, ना कि जो उसके फादर के लिए है या ना कि उसकी जगह गार्जियन जो है उसके लिए है, और किसी के लिए नहीं। और किसी को जो है वो डेटरेंस उसके लिए नहीं है कि उसको रोका जाए क्राइम करने से। क्राइम उन्होंने किया ही नहीं है, क्राइम जिसने किया उसको रोकना पर्पस है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर क्या है कि कोई दूसरा शख्स किसी और की जगह स्टैंड नहीं कर सकता। अब हमारे पास आगे फर्दर इसके अंदर ये है, दिस हाउएवर होल्ड्स ट्रू एज फार एज hudud and the qisas penalties are concerned। A child over 7 years may liable to some suitable form of the deed, yet this may not be interpreted to mean that a minor can be awarded penalties other than the hudud if he is over 7 years as is done in the law। यानी अगर 7 साल से उसकी उम्र ज्यादा है तो उसके ऊपर अगर कोई लायबिलिटी डेवलप की होगी तो वो कानून के अंदर हुदूद की जो पनिशमेंट्स हैं वो पूरी कंप्लीटली नहीं होगी, उसका चौथा हिस्सा होगा, 1/4 होगा। तो ये लॉ के अंदर जो है डिफाइंड है। फिर वो देखा जाएगा कि क्राइम किस नेचर का उसने किया है। क्राइम इस नेचर का है कि वो कर भी सकता है या नहीं, या उसकी क्रिमिनल जो है वो उस वक्त जो थिंकिंग थी या उसमें इंटेंशन जो थी उसकी क्या थी, वो सारी चीजें देखभाल कर और फिर फैसला किया जाएगा। फिर वो कोर्ट देखेगी कि क्या करना है। अब इबादात में आ जाते हैं। नंबर 3, the ibadat are not obligatory on the sabi as he does not possess the capacity for execution। तो सारी इबादात उसके ऊपर फर्ज नहीं होती हैं, ना उसके ऊपर ऑब्लिगेटरी होती हैं जब तक कि वो प्यूबर्टी की एज को नहीं पहुंच जाता। और अगर उसके ऊपर तकरीबन उसको डिस्क्रिशनरी है, वो चाहे तो नमाज भी पढ़े, ताकि वो उसकी तरगीब देने के लिए। ऐसा होता है कि रसूल पाक ने फरमाया कि 7 साल के बच्चे को आप पढ़ाना शुरू कर दें नमाज, और फिर जब वो 10-11 साल तक का होता है तो उसको थोड़ा रोजे की भी तरगीब दें। अगर वो रख लेता है रोजा तो अच्छा है, नहीं रखता तो उसके ऊपर लायबिलिटी नहीं। अच्छा, the deficient capacity granted to the discriminating minor by Hanafis is also granted to the matu। matu का लफ्ज जो इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर इंसेन के लिए हो रहा है। The majority of the jurists, Jamhur, opposed the Hanafi and they refused to acknowledge any kind of capacity for discriminating minor। They maintain that the communication kitab is not directed towards such a minor at all and is of the no consequences whether the transactions are beneficial or harmful। In practice, however, we find young boys finding stores on behalf of their father and other often handling the transactions exceptionally well। अच्छा, अब काफी सारे जो हमारे पास जो है जो स्कूल ऑफ थॉट्स है उनका कहना ये है कि जनाब किसी किस्म की कोई लायबिलिटी कंडीशनल या किसी किस्म की जो है वो, जैसा कि हनफीस कहते हैं वैसे
डेवलप नहीं होती। लेकिन कानूनी तौर पर लीगली भी ये है कि जो है माइनर के बिहाफ पर किसी किस्म की कोई ट्रांजैक्शन जो है या उसकी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने की परमिशन नहीं होती। बल्कि होता क्या है कि उसके बिहाफ पर अगर कोई उसकी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन होता है, या तो उसका नेचुरल गार्जियन फादर है, उसके लिए भी उसको कोर्ट में जाके परमिशन लेनी पड़ती है। विदाउट कोर्ट परमिशन वो भी नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, हमने ये आज लीगल कैपेसिटी ऑफ माइनर के ऊपर डिस्कशन कर ली काफी सारी डिटेल में, और हमारे क्लास का भी टाइम तकरीबन जो है एंड होने जा रहा है। तो वसीम आपने अटेंडेंस ले ली है? ले रहा हूँ। ओके, अटेंडेंस थी भैया। अच्छा अब हमारी जो है ना मीटिंग किसी वक्त खत्म हो जाएगी। मैं आपको एक बात इसमें समझाना चाहती हूँ।